अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने पार्ट 2 शुरू करना है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। अब तक हमने इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में बेसिकली ये कि डिफरेंट ट्रेड थ्योरीज किस तरह एक्सप्लेन करती हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान ट्रेड पैटर्न क्या होगा। 7 चैप्टर को फिलहाल हमने रहने दी है और अब ये जो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी है ये चैप्टर्स हैं 8 to 12 आपको नजर आ रहे होंगे। आज हम ये स्टार्ट करेंगे 8th चैप्टर। इसमें हम टैरिफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ टैरिफ के बारे में पढ़ेंगे और टैरिफ में भी हमारा एम्फेसिस होगा इंपोर्ट टैरिफ पे। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस which are usually called tariffs, nation impose restrictions on the free flow of international trade। पिछले जितने भी चैप्टर्स थे उसमें हमने नॉर्मली ये स्टडी किया है कि फ्री ट्रेड इज बेटर देन any type of restricted trade, but in one farm or in another farm, each or every country put some type of restrictions on the free flow of international trade। तो क्योंकि किसी न किसी शक्ल में ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस मौजूद रहती हैं, तो we have to study it, otherwise we have read in previous chapters that free trade is better than restricted trade। ट्रेड अगर फ्री हो तो हर पार्टिसिपेंट्स के लिए ज्यादा वेलफेयर क्रिएट करती है। बट नेशंस इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। Since these restrictions and regulations deal with the nation trade, they are known as trade or commercial policy। कोई भी ऐसी restrictions जो ट्रेड का वॉल्यूम को कम या ज्यादा करने के लिए यूज होती हैं उनको ट्रेड पॉलिसीज और कमर्शियल पॉलिसीज भी कहते हैं। These restrictions are advocated by interest groups who benefit from them। कि ज्यादातर restrictions की फेवर में वो कंट्री के इकोनॉमी के ग्रुप्स होते हैं जिनको इन restrictions का फायदा होना होता है। मसलन अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो अगर यहाँ पे किसी भी वजह से आप अज्यूम करें कि हमारे यहाँ जो क्लॉथ प्रोड्यूस होता है वो महंगा हो, ऐसा है नहीं। फॉर एग्जांपल तो कोई भी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इस बात की फेवर में होगी कि जितनी भी टेक्सटाइल की इंपोर्ट्स हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए ताकि वो महंगी हो जाए और उनकी अपनी जो उनकी गुड्स हैं वो ज़्यादा सेल हो, इसलिए वो इसकी फेवर में होंगे। लेकिन अगर आप कंज्यूमर से पूछे तो वो कहेंगे कि चाहे इम्पोर्टेड क्लॉथ हो, हमें जो चीपर है हम उसकी फेवर में होंगे। There are many types of the trade restriction, but most important trade restrictions are the tariff। What is tariff? Tariff is a tax which is imposed on the traded commodity as it crosses the national boundary। किसी भी किस्म का टैक्स जो किसी भी ट्रेडेड कमोडिटी पे लगाया जाए जब वो कोई भी नेशनल बाउंड्री क्रॉस करे तो उसे टैरिफ कहते हैं। अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ द टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ एंड एक्सपोर्ट टैरिफ। Import tariff which is imposed on the imported commodity and export tariff which is imposed on the exported commodity। Import tariff is more important and will be discussed in detail in this chapter क्योंकि import tariff जो था वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की इफेक्ट ज्यादा करता है, तो इसलिए हम इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल में इम्पोर्ट टैरिफ पढ़ेंगे। अदरवाइज हम एक्सपोर्ट टैरिफ भी पढ़ेंगे। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ज्यादातर एक्सपोर्ट टैरिफ यूज करती हैं क्योंकि इसको ऊपर जब आप टैक्स लगाते हैं तो उस टैक्स को कलेक्ट करना डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आसान होता है। डेवलपिंग कंट्रीज का एक प्रॉब्लम होता है कि उनका रेवेन्यू कम होता है गवर्नमेंट का, पर टैक्सेस कलेक्ट करना आसान नहीं होते हैं। लोग अपनी इनकम छुपाते हैं या लोग टैक्स नहीं देते। लेकिन जब एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दिया जाए जैसा सेल्स टैक्स होता है तो इसको छुपाया नहीं जा सकता, ये लाजमी चूंकि देना पड़ता है, तो इसलिए एक्सपोर्ट टैरिफ जो है वो आसानी से क्योंकि कलेक्ट किया जा सकता है, इसलिए डेवलपिंग कंट्री एक्सपोर्ट टैरिफ ज़्यादा यूज़ करती है। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो अपनी जो लेबर है उसको
सिक्योर करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में ना हो, दूसरे कंट्रीज की चीपर या सस्ती चीजें हमारे कंट्री में ना आए, तो डेवलप्ड कंट्री यूजुअली यूज द इम्पोर्ट टैरिफ टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्री. Anyway, now we are studying the import tariff. Tariff, there can be three types of the tariff. Number one, ad valorem tariff. Ad valorem tariff is expressed as the fixed percentage of the value of the traded commodity. ये इसकी प्राइस पे है कि अगर 100 रुपीज प्राइस है तो यू हैव टू पे फॉर एग्जांपल 10% टैक्स. देन अगर आपने जो भी चीज इंपोर्ट की है, अगर वो 100 रुपीज की थी तो 10 रुपीज आपको टैक्स देना पड़ेगा. अगर उसकी प्राइस 200 रुपीज है तो आपको टोटल उसकी जो वैल्यू है तो आपको 20 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा. स्पेसिफिक टैरिफ इज एक्सप्रेस्ड एज द फिक्स्ड सम पर फिजिकल यूनिट ऑफ द ट्रेडेड कमोडिटी. स्पेसिफिक टैरिफ में आप ये नहीं देखते कि ये उसकी प्राइस क्या थी. इसमें फिजिकल यूनिट है कि आपने अगर 100 बाइसिकल्स मंगवाई हैं, साइकिलें हैं, या 10 साइकिल है, तो हर साइकिल के साथ आपने 5 रुपीज या $5 टैक्स देना. उसमें ये नहीं साइकिल की प्राइस क्या थी. एंड नंबर थर्ड इज कंपाउंड टैरिफ. कंपाउंड टैरिफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट टू टाइप्स. कि आपने उसकी पर फिजिकल यूनिट ये भी कि कितने साइकिल है इस चीज पर भी टैक्स देना है, और उन साइकिल्स की टोटल प्राइस क्या थी 10 रुपीज, इस पर भी आपने टैक्स देना है. तो ये इट इज कॉल्ड कंपाउंड टैरिफ. Here is tariff in some developed countries, tariff on non-agriculture. ये बहुत tariff है different countries पे. इसमें आप specifically नोट करें, ये 2004 का दिया हुआ है जो बाद में कम हुआ था, कि टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग. टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग सेक्टर पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा है और चाइना का भी. ये दोनों कंट्रीज खास तौर पे 2004 और इससे पीछे इनकी एक्सपोर्ट्स जो दूसरे कंट्रीज की इंपोर्ट्स थी वो बहुत ज्यादा चीपर थी और उनकी क्वालिटी अच्छी थी. पाकिस्तान स्पेशली अभी भी प्योर कॉटन में अच्छी गुड प्रोड्यूस करता है. तो चूंकि डेवलप कंट्रीज की टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग जो इंडस्ट्री है वो इसको कम्पीट नहीं कर पा रही थी, और अगर टेक्सटाइल क्लोथिंग इंडस्ट्री कैसी जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती है, तो अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बचाने के लिए इन कंट्रीज ने टैरिफ लगाया हुआ था इन डेवलपिंग कंट्रीज की, जैसे पाकिस्तान और चाइना की एक्सपोर्ट्स पे, जो कि उन कंट्रीज की इम्पोर्ट्स थी. ऑस्ट्रेलिया ने 12%, नॉर्वे ने 3.4%, न्यूजीलैंड 7.3% एंड आइसलैंड 5.2%. और बाकी भी यहाँ पे दी हुई है जैसे लेदर एंड रबर, दूसरी चीज़ों पे जो टैक्सेस हैं. लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग पे जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है. देन अर्जेंटीना, टर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, इन कंट्रीज का भी टैक्स दिया हुआ है, जिसमें अर्जेंटीना का 19% टैक्स है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग पे. अच्छा, ये टैक्स टैरिफ की जो फॉर्म है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द टैरिफ. टैरिफ इज द टैक्स व्हिच इज imposed on any commodity when it crosses any international border. It can be import tariff, it can be export tariff, and it can be आगे इसकी फिर three types हैं कि ad valorem tariff, specific tariff, and then compound of tariff. Now we will come to the partial equilibrium analysis of the tariff. Partial equilibrium analysis will be easy, and we will do it for a small nation which impose a tariff on imports competing a small domestic industry. हमने ये अज्यूम करना है कि हम जिस नेशन का टैरिफ को स्टडी करने जा रहे हैं वो एक स्मॉल नेशन है, ताकि उसके प्राइस चेंज होने से हम ये अज्यूम करें कि देयर इज नो चेंज इन इंटरनेशनल प्राइसेस. और ये कि जिस इंडस्ट्री की इनपुट पे इंपोर्ट्स पे हम टैरिफ लगा रहे हैं, दैट इज वेरी स्मॉल इंडस्ट्री इन द कंट्री, ताकि डोमेस्टिकली हम ये ना कहें कि टैरिफ के बाद उस इंडस्ट्री की जो प्राइसेस हैं वो चेंज हो गई हैं. इन पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ये आपकी बुक में भी फिगर दिया हुआ है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. डीएक्स हमारा, हम इसमें नेशन 2 ले रहे हैं. अगर आप पिछली सारे चैप्टर्स माइंड में लाएं तो नेशन 2 एक ऐसी नेशन थी जो कि कमोडिटी एक्स इंपोर्ट कर रही थी नेशन 1 से. तो इसमें डी एक्स इस नेशन का डिमांड फॉर एक्स कर्व है, एस एक्स सप्लाई ऑफ एक्स कर्व है, एंड विदाउट ट्रेड हम इसको
डायग्राम से देख लेते हैं. Here is the diagram. On the x-axis we are taking बच्चों चैट में सिर्फ 17 बच्चों के रोल नंबर हैं, जबकि वैसे क्लास में 34 बच्चे हैं. तो बच्चों आप लोग अपने रोल नंबर क्यों नहीं एंटर करते? On the x-axis we are taking the quantity of x which is consumed, produced or imported, and on the y-axis there is the price of commodity x in the dollar. This Sx is the supply curve of x in nation 2 and dx is the demand curve of x in nation 2. अब आप assume करें कि there is no trade and the equilibrium is at this point A where the supply and demand of x in nation 2 is at equilibrium. Price is $3 and quantity produced and consumed is 30 units of x. अब ये कि ट्रेड कोई नहीं हो रही, ये नेशन जो सी है खुद ही 30 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस कर रही है और 30 यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम कर रही है. नाउ assume that trade opens. अब ये नेशन ट्रेड स्टार्ट करती है एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग एक्स फ्रॉम द नेशन 1. जब ट्रेड ओपन होती है तो इंटरनेशनल लेवल पे नेशन 1 बहुत बड़ी है, वो जो क्वांटिटी सप्लाई कर रही है वो इतनी ज्यादा है कि वी assume that it is 100% इलास्टिक सप्लाई कर रही है. SF फॉरेन सप्लाई का है जो उसमें नेशन 1 का आप कह लें या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, एंड इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एंड इट इज सप्लाइंग द एक्स to the whole world and to this nation at price $1. Now when the price is $1 and nation 2 is importing, ये nation 2 का ग्राफ दिया हुआ है, importing this commodity, then it will consume 70 units of x from A to B, and 70 units of x at this price $1, it will domestically produce only 10 units. पहले ये 30 unit produce और consume कर रही थी, लेकिन अब ये 70 units जो उनसे उनको consume कर रही है, but now it is producing only 10 units and consuming 70 units. ये 70 में से अगर आप 10 निकाल दें तो which is 60 units बचती हैं. C to B, it is importing this quantity of X. अब हम assume करते हैं कि नेशन डिसाइड करती है कि जो X की इंपोर्ट है हमें उससे रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए. Now this nation imposes 100% at value run tariff on the price of X. Now 100% टैरिफ लगाने का मतलब क्या है कि इसकी प्राइस was $1 in international market, but with the 100% tariff it will double and it will be $2 for this nation. अब ये नेशन ने उनसे ये 100% टैरिफ लगाया है और अब इस नेशन की एक्स की प्राइस $1 से $2 हो गई. एट द प्राइस ऑफ $2 ये फिर भी उस प्राइस से कम है जो पहले ये ई पॉइंट पे खुद जिस प्राइस पे ये चीज डोमेस्टिकली अवेलेबल थी. At this $2, this nation is consuming 50 units of X and it is producing 20 units of X and 30 units यानी कि 50 में से आप 20 निकाल दे J to H या M to N, it is importing this quantity of X. अब इस टैरिफ का रिजल्ट क्या निकला है कि आपकी एक तो कंजम्पशन 70 यूनिट से कम होकर 50 यूनिट पे आ गई है, आपकी प्रोडक्शन 10 यूनिट से बढ़ के 20 यूनिट्स पे चली गई है और आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो प्राइस आपने डबल की, इंपोर्ट्स आपकी हाफ हो गई है क्योंकि पहले 70 में से 10 निकालें तो 60 यूनिट्स आप इंपोर्ट कर रहे थे, अब आप 50 में से 20 निकालें तो आप सिर्फ 30 यूनिट्स इंपोर्ट कर रहे हैं. तो ये इफेक्ट है. ये जो अब ये जो लाइन कर्व है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये शो कर रही है इंटरनेशनल सप्लाई प्राइस एट $2 प्लस टैक्स. प्राइस असल में इंटरनेशनल प्राइस $1 ही है, लेकिन जब उसमें ये हमने टैक्स ऐड किया जो आपको नजर आ रहा है तो अब प्राइस इस नेशन के लिए $2 हो गई. Now the line SF represent the infinitely elastic free trade foreign supply curve of X to nation 2 with 100% tariff prices 2. ये सब मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. SF plus T represents the new tariff including price. The consumption effect is 20x जो कि कम हो गई है. The production effect is 10x which is equal to CM बढ़ गई है. The trade effect is equal to 30x BN plus CM जो कि कम हुई है and the revenue effect is equal to the $30. $30 रेवेन्यू इफेक्ट जो हमसे इससे क्या मुराद है, इसमें अगर आप
नाउ $30 जो कि उन्होंने रेवेन्यू इफेक्ट आपको दिखाया है वो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि अब हमारी इम्पोर्ट्स हैं वो क्या है, ये 20 डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 यूनिट्स आपकी इम्पोर्ट्स हैं। और ये जो ₹1 का इजाफा ये असल में टैक्स है। हर 1 यूनिट जो आप इंपोर्ट करेंगे उस पर $1 जब आप टैक्स देंगे तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी इक्वल टू दिस MNHJ। ये आपका रेवेन्यू इफेक्ट है जो आप इस तरह शो करेंगे, 30 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय द $1 प्राइस। सो ये जो लास्ट लाइन में लिखा है, द रेवेन्यू इफेक्ट इज इक्वल टू द 30 MJHN। Note that if demand curve is more elastic, then consumption effect will be higher. If the supply curve is more elastic, then production effect will be the higher. So the more elastic demand and supply, greater will be the trade effect and smaller will be the revenue effect. कि आपकी क्वांटिटी इंपोर्टेड ज्यादा कम हो जाएगी और आपकी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन आपको रेवेन्यू इफेक्ट इतना नहीं होगा। अब तक जो हमने पढ़ा इसमें से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछें, अदरवाइज हम इसको आगे फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि इस इफेक्ट्स का कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस से क्या रिलेशनशिप है। इफ देयर इज नो, बच्चों आप लोगों ने इधर चैट में से ये स्लाइड्स का लिंक जो सा वो देख लिया होगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे शुरू कर सकते हैं। ये आपकी बुक है, इसमें ये चीजें हम सारी अभी हमने की हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ, and now we are going to study consumer and producer surplus. जो बच्चे आ गए उन्हें क्लास में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन पीछे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा या मैक्रो में, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस एंड व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस। क्लास में कोई बच्चा जो हमें प्रोड्यूसर सरप्लस या कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन बता दे, रेज योर हैंड। किसी ना किसी को याद होगी कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। आपकी क्लास में टॉपर कौन था? किसी भी बच्चे को नहीं याद? वैसे ये इवनिंग जैसी तरह होती थी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर वाला पोर्शन और डिमांड कर्व से नीचे वाले पोर्शन को हम कंज्यूमर सरप्लस बिल्कुल। कहते हैं। तो उसके बाद जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे वाला पोर्शन और सप्लाई कर्व के ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। हाँ, ग्राफ में से बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। जी। और इसका मतलब क्या होता है ये भी हम डायग्राम से देखते हैं।
Effect of tariff on consumer and producer surplus. The increase in price leads to reduction in consumer surplus and increase in producer surplus. जब भी प्राइस इंक्रीज करती है प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ जाता है और कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है. इसमें डायग्राम के बजाय हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम है ये देखते हैं हम कि डिमांड कर्व इज स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड एंड प्राइस इज $1. जैसा कि अभी इस बच्चे ने बताया कि एरिया बिटवीन द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लेवल इज कॉल्ड द कंज्यूमर सरप्लस. इसे कंज्यूमर सरप्लस असल में कहते हैं कि वो एरिया बिलो द दिस डिमांड कर्व एंड अबव दिस प्राइस. पहली बात कि जब भी प्राइस बढ़ेगी ये एरिया कम होगा तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया. और इस बात का मतलब असल में क्या होता है, इसे कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं क्यों, ये कंज्यूमर वेल्थ है कि आप ये अज्यूम करें कि कोई भी चीज़ जो मार्केट में थी, आप इस बात को फिलहाल भूल जाएं कि हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो अज्यूम तो उसके सिर्फ 10 यूनिट मिल रहे थे मार्केट में. अगर वो 10 यूनिट सिर्फ मिल रहे हो तो किसी भी चीज़ को जब वो मिल कम रही होती है और लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है तो हर बंदा, जैसे अब आप आजकल देख रहे हैं कि वेंटिलेटर्स हैं या वो छोटा सा एक कोई वो इंस्ट्रूमेंट्स है ऑक्सीमीटर जिसे कहते हैं, तो उसकी प्राइस उसकी अब डिमांड बढ़ गई है और क्वांटिटी तो वही है जो थी, तो लोग अब उसकी इतनी इतनी ज़्यादा प्राइस देने पे तैयार हो गए हैं. तो जब अज्यूम करें कि मार्केट में 10 सिर्फ वेंटिलेटर अवेलेबल हो तो हर बंदा ये जो है इस पर विलिंग है कि मैं इसके लिए $4 भी देने के लिए तैयार हूँ. कुछ बच्चे अब आ रहे हैं क्लास में, तो इतनी डिस्टर्बेंस होती है. तो जो जो उसकी प्राइस बढ़ती चली जाती है, अब एक बंदा जो है उसने $4 दे के खरीदी जो भी जिस भी चीज की आप बात कर रहे हैं, वेंटिलेटर है, ऑक्सीमीटर है, वट एवर इट इज, जो दूसरा बंदा है जब उनकी क्वांटिटी बढ़ गई तो अब जो लोग हैं उन्होंने 30 यूनिट्स अवेलेबल है तो उन्हें सिर्फ ₹3 दिए. उसके बाद जब मार्केट में 50 यूनिट्स मिल गए तो लोगों ने सिर्फ ₹2 देने शुरू कर दिए और इस तरह प्राइस कम होती चली गई जब सप्लाई बढ़ती चली गई. तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो पहले $4 दिए थे उनका तब नुकसान हुआ, तो अब ये लोग जो सिर्फ $1 दे रहे हैं, ये ऊपर जो एरिया है अबव द प्राइस एंड बिलो द डिमांड का, ये सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस शो कर रहा है. तो ये जो उनका ये कंज्यूमर सरप्लस है, मतलब कि वो चीज़ जो अगर कम होती, आपको बहुत ज़रूरत होती तो आप उसकी बहुत ज़्यादा भी प्राइस देने पे तैयार थे जब उसके सिर्फ 10 यूनिट्स अवेलेबल थे, वही चीज़ अब आप सिर्फ ₹1 दे के खरीद रहे हैं क्योंकि उसकी ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल है. लेकिन सिंपली आप इसको याद यूँ रखेंगे कि एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द रूलिंग मार्केट प्राइस इज कॉल्ड द कंज्यूमर सरप्लस. जबकि ये डायग्राम प्रोड्यूसर सरप्लस को शो करती है कि अब एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द रूलिंग मार्केट प्राइस इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर सरप्लस. ये $2 प्राइस है और इससे नीचे जो भी एरिया सप्लाई का उसके ऊपर ये जो ब्लैक शो किया हुआ है इट इज प्रोड्यूसर सरप्लस. जो जो प्राइस बढ़ती जाएगी प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ता जाता है और कंज्यूमर सरप्लस कम होता जाता है. वो इस तरह कि अगर ये क्वांटिटी जो सी है बहुत कम अवेलेबल होती है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो जो सेम चीज़ है वो $5 की भी ये प्रोड्यूसर सेल कर सकता था, वो उसका प्रोड्यूसर सरप्लस था. लेकिन जो जो प्राइस कम होती जाती है प्रोड्यूसर सरप्लस कम होता जाता है. तो जब भी टैक्स आप लगाते हैं तो प्राइस बढ़ती है, प्राइस के बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कम होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो ज़्यादा हो जाता है. इसको अब हम इस डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अ टैरिफ. अब इन्होंने बिल्कुल उसमें मल्टीप्लाई करके निकाला है. असल में पहला फर्क क्या पड़ा, सबसे पहले जब प्राइस $1 थी हम फ्री ट्रेड की बात कर रहे थे, प्राइस इंक्रीज टू द $2. प्राइस के $2 होने से कंज्यूमर सरप्लस में से जो एरिया निकल गया यानी कि डिमांड कर्व से नीचे और प्राइस के बढ़ने से वो एरिया ए बी एच और जी, इतना एरिया कंज्यूमर सरप्लस में से निकल गया. इस एरिया के अगर हम 4 पार्ट कर लें, इसको ए कह लें, इस ट्राइंगल को बी, इस ट्राइंगल को सी और इस ट्राइंगल को अब डी कह लें, तो प्राइस बढ़ने से ये जो एरिया है प्रोड्यूसर सरप्लस में ऐड हो गया क्योंकि दिस एरिया इज अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द मार्केट प्राइस. पहले ये एरिया प्रोड्यूसर सरप्लस में नहीं था, ये कंज्यूमर सरप्लस में था. इसे आप कहेंगे एरिया ए विच इज इक्वल टू ए सी जे जी एंड विच इज इक्वल टू $50, यानी कि इट विल बी एडेड टू द प्रोड्यूसर सरप्लस. इसी तरह जो ये एरिया एम एन एच जे,
ये 30 यूनिट्स आपने इंपोर्ट किए, उसे मल्टीप्लाई कर दें इस टैक्स से जो कि आपने लगाया थी, $30 ये गवर्नमेंट रेवेन्यू में ऐड हो गए और कंज्यूमर सरप्लस से निकल गए। लेकिन जो पीछे ये एरिया है जो ट्राइंगल है CMJ विच इज इक्वल टू $5, ये असल में वो एरिया है जो कि डेड वेट लॉस कहेंगे, क्योंकि इनएफिशिएंसी है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की, जो $1 पे ये चीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे और $2 पे उन्होंने प्रोड्यूस करनी शुरू की है, तो उनकी इनएफिशिएंसी की वजह से ये डेड वेट लॉस है। ये जो डेड वेट लॉस है NBH जिसे D से हमने शो किया है, ये इसलिए है कि आपने इनएफिशिएंटली प्राइस इंक्रीज करके उन कंज्यूमर्स को मार्केट से निकाल दिए जो पहले इस चीज को अफोर्ड कर रहे थे। तो इसमें एरिया A, B, C और D में से B और D डेड वेट लॉस है। C जो उनसे ऊपर कंज्यूमर सरप्लस से निकल के गवर्नमेंट के रेवेन्यू में शामिल हो गया है, और जो A है वो कंज्यूमर सरप्लस से निकल के प्रोड्यूसर सरप्लस में शामिल हो गया। इट इज कॉल्ड द पार्शियल इक्विलिब्रियम कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द टैरिफ। So the tariff redistribute income from the domestic consumer to the domestic producer and from the nation abundant factor which was producing exportable commodity to nation's scarce factor which is producing importable commodity. This leads to the inefficiencies which are referred to the dead weight loss of tariff. Theory of tariff structure जो है ये हम कल पढ़ेंगे। अब तक अब हमारे पास 39 बच्चे हैं, लेकिन बच्चों जो लेट आते हो कल से मैंने उनकी अटेंडेंस ऐड नहीं कर दी, इस वजह से नहीं कि मुझे अटेंडेंस ऐड करते हुए कोई प्रॉब्लम है, आपको बार बार क्लास में ऐड करने से प्रॉब्लम होता है। बाकी सब बच्चों की चाहे लेट आए जल्दी आज मुझे अटेंडेंस CR भेज देगा। इसमें से कोई क्वेश्चन है? दैट इज जी बच्चे। मैम हम लोग ऐड तो हो जाते हैं लेकिन नेट का प्रॉब्लम हो जाता है जिस वजह से मैम हम लोग दोबारा ऐड होते हैं। चलो वो तो ठीक है, लेकिन शुरू में 34 बच्चे थे, अब 39 है। कुछ बच्चे वो हैं जो आई लेट है, कुछ बच्चे ज़रा ऐसे हैं कि जिनका नेट का प्रॉब्लम है, लेकिन खैर मुझे 8 सारों की अटेंडेंस भेज दें। अब एक बच्चा अब आ रहा है, औरंगजेब 44। और कोई क्वेश्चन बच्चों? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आप लिंक कॉपी लिंक भेज देती है मैडम, मेहरबानी करा कर पासवर्ड भेज दिया करें आप। इससे क्या फर्क पड़ता है भला? मैडम टाइम बच जाता है, गलत हो जाता है मुझसे कॉपी तो आप लिंक वहीं जो से है। क्लिक नहीं करते, आप उसे किसी और चीज पे एंटर करते हैं। चलो जी ठीक है, मैं मैडम आइंदा से लैपटॉप भेज पे। दिया करूंगी पासवर्ड। मैंने ओके समझा कि शायद थैंक आप यू लोग मैम। बच्चे उधर से ऐड करते हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों? मैडम, नो सर। एक बच्चा अब आ रहा है, मोहम्मद अब्बास 49। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़। इसे कल बुक से जरूर देख के आइएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आनी। इसमें ये स्लाइड्स ज़रा मैंने नेट से ली हैं, कोई बहुत अच्छी स्लाइड्स नहीं थी, इनमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी। आप लोग कल पढ़ के आएंगे तो आप पूछ सकेंगे, तो इसको कल जरूर देख के आइएगा। बाकी फिर कल की क्लास के लिए कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। आज क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, CR मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा।